नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब सास ने बहू को मायके जाने से किया इनकार, तो बेटी ने ऐसा क्या किया कि माँ को हुआ अपनी गलती का एहसास। आज सविता की शादी को 7 साल से कुछ ज़्यादा का समय हो गया। तब पग फेरे की रस्म के लिए एक बार अंशुल के संग ही मायके आना हुआ था और तब के बाद आज 2 बच्चों के साथ मायके आई है। ऐसा नहीं कि माँ बाबा ने बुलाया नहीं या स्वयं का ही मन न हुआ कभी आने का, पर ससुराल में तो उनके हिसाब से रहना पड़ता है ना। जब भी सासू माँ से अपने घर जाने की बात कही तो साफ इनकार कर दिया उन्होंने, यह कहकर कि तुम चली जाओगी वहाँ तो यहाँ घर के कामों का क्या, अभी इस उम्र में मुझसे नहीं हो पाएगा सब। अंशुल को सुबह उठकर टिफिन देना और उसके बाबा को बार बार दवा देना और दोनों बच्चों को शाम को पार्क में ले जाना न तो मुझसे होता है न ही अब मैं करना चाहती हूँ। बहू अपनी गृहस्थी संभालो, वो ही ज़रूरी है तुम्हारे लिए। उस घर से अब मोह न ही पालो तो अच्छा है। मन महसूस कर रह जाती बेचारी सविता। एक ननद भी थी लेकिन वह भी अपनी ससुराल में खुश थी। उसकी सास उसे अपने बच्चों की तरह लाड करती, उसकी इच्छाओं का पूरा ध्यान रखती थी। फिर भी जब उसे बरबस अपने गांव गली की याद आती तो कभी कभी भेज भी देती थी। कुछ दिन रहने को वह मायके आती तो सविता का काम और बढ़ जाता। उसकी पसंद का बनाना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना भी अब उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाता। वह और मम्मी जी सारा दिन खूब बतियाते घूमते फिरते। अगर कभी ननद वनीता अपनी भाभी का हाथ बटाने का प्रयास भी करती तो सासू जी उसे किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला लेती। कहती 4 दिन के लिए आती हो तो आराम से रहो, वह कर लेगी काम, उसे आदत है। उसका भी मन होता होगा ननद से हंसी ठट्टा करने का, कुछ समय उसके साथ बिताने का, पर बेचारी ऐसा करने का सिर्फ सोचती ही रह जाती। कभी तो मन में आता कि सासू माँ से कहूँ कि वनीता आपके साथ है कुछ दिन तो क्या मैं मायके हो आऊँ, पर फिर सोचती कहीं उन्हें बुरा न लग जाए कि मैं काम चोरी करना चाह रही हूँ। 1-2 बार उसने अपने पति अंशुल से भी कहा कि वो उसकी माँ से मिलवाने ले चले तो उसने भी छुट्टी नहीं है अभी मेरे पास कहकर उसे चुप करवा दिया। बेचारी माँ पापा से मिलने को इतना तरसी कि अब उसने भी मायके को याद करना छोड़ दिया। बड़ा बेटा अंश 5 साल का और छोटी बेटी अंशिका 2 साल के हो गए थे। वह उन्हीं में अपना सुख तलाशती, उन्हें जी जान से पालती पोसती बड़े कर रही थी। 2 दिन पहले की बात है, बेटा स्कूल से घर आया तो सीधे दादी के कमरे में घुस गया। माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा पहले हाथ मुंह तो धो लो, कहाँ हो, चलो खाना परोस दिया है, आओ मैं खिला दूँ। पर वह न आया तो उसे देखने वह अंदर कमरों में झांकने लगी। तभी उसके कदम ठिठक गए। दादी से इसरार कर रहा था वह, प्लीज़ दादी मान जाओ ना, मेरे सभी दोस्त छुट्टियों में अपने नानी के घर जाते हैं। मैंने तो कभी नानी का घर देखा ही नहीं। वो मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम कभी घूमने नहीं जाते हो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है क्या। अरे बोला न बेटा, कुछ दिन रुक, दादू घुमा लाएंगे तुझे बुआ के घर। अब वह नाराज़ हो गया, नहीं दादी मुझे तो नानी के घर ही जाना है, आप पापा को बोलो हमें कुछ दिन के लिए वहाँ छोड़ कर आएँ। मेरे दोस्त भी तो जाते हैं नानी के घर, फिर आकर वो खूब मज़े से मुझे सारी बात बताते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि तेरी नानी का घर कैसा है, वह तुझे क्या बनाकर खिलाती हैं, कहाँ घुमाती हैं। मुझे कुछ नहीं पता, इन छुट्टियों में हम वहाँ जाएंगे, मतलब जाएंगे। दादी लाख पुचकारती पर वह था कि रट लगा बैठा था। पहले बोलो कि भेजोगी वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा पहले खाना खा, सोचती हूँ कुछ। बोला ना मैंने दादी, पहले हमारे जाने की बात मानोगी तभी खाऊंगा। अब दादी परेशानी में पड़ गई। वह अंश को बहुत प्यार करती थी, लाडला था वह उनका, पर आज वह कैसी जिद लेकर बैठा था कि उसने दादी के पसीने छुड़ा दिए थे। वह उसे गोद में लेकर मनाने के लिए आगे बढ़ी तो वह छिटक कर और दूर जा खड़ा हुआ। अब तो उसने बात भी बंद कर दी दादी से। वह ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाती तो वह उनका हाथ झटक कर दूसरी ओर घूम जाता। अब तो दादी हार ही गई और कहना ही पड़ा कि ठीक है बता कब से है छुट्टियाँ तेरी। वह चहक उठा, परसों से, सोमवार से है दादी। उसने अपने बैग से डायरी निकाल कर दादी को दिखाई, देखो मेरी मैम ने इसमें नोट की है, छुट्टियाँ पूरे 40 दिनों की छुट्टियाँ हैं। ठीक है शाम को तेरे पापा को बोलती हूँ छोड़ आएगा तुम्हें, पर जल्दी ही वापस आना पड़ेगा, 1 सप्ताह में आ जाना। घर आकर छुट्टियों में मिला होमवर्क भी करना पड़ता है।
नहीं दादी, यह क्या बात हुई? एक सप्ताह में तो नानी हमें कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाएंगी। मैं तो वहाँ खूब मस्ती करना चाहता हूँ। 20 दिन से पहले मैं वहाँ से आने वाला नहीं। नहीं भेजना है तो मत भेजो बस, लेकिन फिर मुझसे बात मत करना। और वह पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शाम को अंशुल ऑफिस से वापस आया तो माँ ने उसे अंश की इच्छा से अवगत करवाया। वह बोला, ऐसे कैसे जिद कर सकता है वो? बुलाओ उसे, मैं खबर लेती हूँ उसकी। माँ ने समझाया, बच्चा है, दोस्तों में से उनकी छुट्टी में घूमने जाने की बात सुनकर जिद कर बैठा है। और बात भी तो सही कह रहा है, अभी तक वह ननिहाल नहीं गया कभी। ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए छोड़ा बच्चों को। वह भी कई बार जाने को कहती रहती थी, पर मैं भेजने का साहस न कर पाई। अब तो उसने कहना भी छोड़ दिया। बच्चा जिद कर रहा है तो कुछ दिन ही सही, हो आएगी वहाँ। अंशुल बोला, फिर यहाँ कैसे चलेगा? तुमसे हो पाएगा घर का काम? देखते हैं, पहले तू बहू से बोल जाने की तैयारी कर ले। अंश का मुरझाया चेहरा नहीं देखा जाता, माँ ने अंशुल को समझाया। ठीक है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज अंश ने दादी से जिद की, वो भी ननिहाल जाने की। कहीं तुमने तो नहीं सिखा कर भेजा उसे? अंशुल ने पलंग पर पसरते हुए कहा। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों कहूँगी उसे ऐसा करने को? आज से पहले कहा क्या कभी? अगर मुझे कहना होता आप लोगों से कहूँगी, न कि बच्चे का इस्तेमाल करूँगी। और किसी को कहने से भी क्या होगा? सब तो अपना अपना ही सोचते हैं, इसलिए मैंने तो अपना मन मारकर जुबान पर ताला जड़ दिया है। सविता भी खुद को लांछित होते देख अंशुल से नाराज थी। उसने भी अपनी अंशिका को सुलाया, फिर मुंह घुमाकर लेट गई। अंश दादी के पास सोने चला गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अंशुल समझ गया कि सविता नाराज हो गई है। उसने उसे पुकारा, पर सविता चुप रही। आज उसकी आत्मा आहत हुई थी। अंशुल ने पकड़कर उसका मुंह अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे पर नजरें टिकाकर पूछा, नाराज हो गई क्या? तो क्या खुश होना चाहिए था? सविता ने तुरंत बात पकड़ते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो। तुम मेरी आदत जानती हो, मैं माँ की परेशानी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें मायके जाने से रोक देता हूँ। और आज पहली बार अंश ने दादी से जिद की तो मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा चलो सॉरी, वह दोनों कान पकड़कर बोला तो सविता को भी हंसी आ गई। वह बोली, चलो ठीक है, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा जी, मैडम को नींद आ रही है, पर मेरी बात सुनकर तुम्हें कम से कम आज रात की नींद तो आने वाली नहीं। मैं जानता हूँ। क्या बात है ऐसी? क्या कोई खुशखबरी है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। अच्छा एक काम करो, चाय बना लाओ, फिर बताता हूँ। अब इस वक्त चाय चाहिए आपको? फिर कहोगे नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, तुम चाय ले आओ और अपने लिए भी लाना, क्योंकि सोओगी तो तुम भी नहीं। सविता की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह जाकर 2 कप चाय झट से बना लाई और पास बैठते हुए बोली, अब बताइए कि क्या बात है? बताता हूँ, चाय तो पी लो। क्या पता फिर तुम्हारी चाय यूं ही धरी रह जाए। अब उसने फिर नाराजगी जताते हुए मुंह बना लिया तो अंशुल बोला, चाय पीकर नींद तो तुम्हारी खराब हो ही गई है। अब ऐसा करो, अपने और बच्चों के ज़रूरी सामान के साथ साथ कुछ कपड़े पैक कर लो। तुम सुबह मायके जा रही हो। सविता ने चौंक कर अंशुल को देखा। कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहे? उसने पूछा। तबीयत तो ठीक है न तुम्हारी? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ मैडम, पर हाँ, माँ की मर्जी के बिना तुमको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। इतना तो इन 7 सालों में तुम जान चुकी होगी। माँ मान गई हैं तुम्हें वहाँ भेजने को। उन्होंने ही तो कहा है कि जाने की तैयारी करो। पर उन्होंने तो अंशुल को 1 सप्ताह के लिए बोला था और उसने 20 दिनों की जिद की थी, इसलिए उसने भी जाने से मना कर दिया था। हाँ, बताया माँ ने मुझे। तुम जाने की तैयारी करो, आगे मैं सब संभाल लूँगा। अब तो सच में सविता की नींद को मानो पंख लग गए हों और वो उड़न छू हो गई थी। उसने अति उत्साहित होकर अंशुल को आलिंगन में ले लिया। अंशुल ने भी प्यार से उसका माथा चूम लिया। वह बोला, चलो मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद करता हूँ, ताकि काम जल्दी निपट जाए और तुम भी थोड़ा आराम कर पाओ। फिर मैं तुम सबको छोड़कर खुद आऊँगा। सच्ची न? हाँ, यकीन नहीं है मुझ पर? पहली बार ऐसा कुछ होते देख सुन रही हूँ, यकीन कैसे हो? चलो कोई बात नहीं, अब शुरू हो जाओ। मुझे बताती जाओ क्या क्या करना है। सविता का मन बल्लियों उछलने लगा। वह खुशी से पागल हुए जा रही थी। उसका बचपन मानो लौट आया था। माता पिता से मिलने की खुशी, कुशल भैया को देखने का ख्याल और सहेलियों से मिलकर धमाल मचाने की सोच सोच कर वह मुस्कुरा रही थी। और अंशुल उसे देख देख कर हैरान हो रहा था, क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश उसने कभी नहीं देखा था। सविता को पैकिंग करते 12:30 बजे का समय हो गया था। अंशुल ने उसे कहा,
अब वो आराम करे, सुबह 9 बजे हम अपनी गाड़ी से चलेंगे। हाँ, घर पर फ़ोन ज़रूर कर देना कि हम आ रहे हैं, 11:30 बजे तक ही पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, कहकर वह लेट तो गई, पर आज तो मानो निद्रा देवी उसकी आंखों से मीलों दूर थी। उसके ज़हन में तमाम सुनहरे पल जो उसने मायके में बिताए थे और वो सब जो वो जाने के बाद वहाँ क्या क्या करने वाली है, गुडमुड गुडमुड हो रहा था। सुबह वह अपेक्षाकृत जल्दी उठ गई, घर के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान किया, नाश्ते के साथ ही दोपहर के लिए भी खाना बनाकर रख दिया ताकि सासू माँ को कष्ट न हो। सभी को नाश्ता परोसा, खाते खाते सासू माँ ने जल्दी लौट आने की हिदायत भी दे डाली। उसने पति की तरफ देखा तो उसने चुप करने का इशारा भर कर दिया। आज अंश भी बहुत खुश था, पहली बार कहीं जा रहा था। कभी छोटी बहन को प्यार दिखाता, कभी उछल कूद मचाता, इधर उधर घूमता फिर रहा था। दादी भी उसे देख देख कर खुश हो रही थी। दादू अपेक्षाकृत शांत थे। बोले, बहू तुम लोगों के बिना मेरा तो जी ना लगेगा घर में। वहाँ जाकर बच्चों का ख्याल रखना और कोशिश करना जल्दी अपने घर वापस लौट आओ। जी पापा, कहकर उसने पाँव छूकर चलने की इजाज़त मांगी। अंश भी अपने दादा दादी से लिपट गया। उन्होंने ढेरों आशीष देते हुए बच्चों को विदा कर दिया। वे बाहर जाकर कार में जा बैठे। रास्ते भर अंश ने न जाने क्या क्या बोलते पूछते सर में दर्द कर दिया। अंशुल ने उसे चुप बैठने को कहा तो वह एकदम चुप होकर मम्मी से आंखों के इशारों में बात करने लगा। 12 बजने से पहले वे घर के सामने कार से उतरे तो अंश की नानी ने आरती उतारकर द्वार पर ही उनका स्वागत किया। सभी को तिलक लगाकर उनके मस्तक पर अक्षत रखे और उनकी नज़र उतारकर उन्हें अंदर लिवा लाई। आज जवाई राजा पहली बार शादी के बाद घर में आए थे। जलपान के तुरंत बाद भोजन की व्यवस्था की गई और बड़े सत्कार के साथ उन्हें भोजन करवाने के बाद आराम करने दिया। शाम को अंशुल ने वापस जाने की इजाज़त मांगी और घर से निकल गया। आस पड़ोस में जब पता चला कि सविता आई है तो सब मिलने आने लगे। कोई बच्चों को आशीर्वाद से दुलारता तो कोई इतने समय बाद आने का उलाहना देता। वह मुस्कुरा कर सबका सम्मान करती। 2 दिन तो भरपूर आराम किया उसने। कुशल भैया अपनी कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे, सो फोन पर ही उनसे बात हुई। परसों तक आ जाऊंगा, फिर खूब मस्ती करेंगे अंश से उसके मामा ने वादा किया तो वह भी बहुत खुश था। माँ, मेरी सहेली रीना और मीनू मिलती हैं क्या कभी? अरे बेटा, उनकी भी शादियां हो गई, दोनों अपनी अपनी घर गृहस्थी में रम चुकी हैं। कभी कभी जब आती हैं तो रामा रामी हो जाता है। रीना की एक 3 साल की बिटिया है और मीनू को 1 साल का बेटा। बहुत मन करता है माँ पुराने सब संगी साथी मिले, पर अब तो जाने कौन कहाँ कहाँ होंगे। कितना परेशान करते थे ना हम सब तुम्हें, कभी कोई फरमाइश तो कभी कोई। तुम भी जो कभी मुझमें और उनमें कभी भेद नहीं करती थी। अरे मेरे बच्ची, जैसी तुम वैसी वो सब भी थी। परेशानी क्यों होती? हर दिन एक समान नहीं होते बेटिया। जब से तुम गई हो मेरा तो घर आंगन ही सूना हो गया। तुम थी तो सब आ जाती थी चिड़ियों की तरह, तुम सब यहाँ से वहाँ फुदकती रहती थी। अब तो मन बहुत उदास होता है तुम्हें याद करके। अब आई हो तो महीना भर न जाने दूंगी। माँ, तुम भी न, मेरा मन भी तुमसे मिलने को बेचैन होता है। पर माँ, मेरी सासू माँ से अब इस उम्र में घर नहीं संभलता, बस इसलिए तो नहीं आ पाती, वरना वे सब बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। तुम मेरी चिंता में न घुलती रहा करो। अब की बार तो अंश जिद कर बैठा तो आने का मौका हाथ आया, वरना तो शायद आ ही न पाते। तभी अंश दौड़कर भीतर आया और ढेर सारे खिलौने लाकर दोनों के सामने बिखेर कर खुशी से नाचते हुए बोला, देखो देखो मम्मी, देखो नानी, ये सब मुझे नाना जी ने दिलवाए हैं। देखो ये कार कैसे सर पर दौड़ती है, और नानी ये बंदर तो देखो कैसे ड्रम पीटता है भला। ये तोता, ये रेलगाड़ी सब मैंने पसंद किए हैं। और न मेरे लिए नानू ने जलेबी भी खरीदी। मैंने बोला घर चलकर सबके साथ खाएंगे। चलो आओ, मुझे दो, आप सब भी खाओ, चलो ना, कहकर वह सविता का हाथ खींचकर बाहर ले जाने लगा। नानी ने उसकी वलैया ले ली। कितना प्यारा है हमारा लल्ला, तू भी ऐसे ही करती थी जब बहुत खुश होती थी। वे दोनों बाहर बरामदे में आ गईं। बाबा ने सविता को जलेबी की थैली पकड़ाते हुए कहा, अंश को जितना वो चाहे उतना खिला देना। सबने खूब स्वाद लेकर जलेबी खाई। अंश ने कहा, मैं तो आज से नानू का पक्का वाला दोस्त बन गया हूँ और अब मैं रोज नानू के साथ ही सोऊंगा। अंशिका भी तुतलाती जबान से जाने क्या बोले जा रही थी और सब हंस हंस कर पेट पकड़ लेते। खुद सविता भी बच्चों में बदलाव को महसूस कर रही थी। एक ही माहौल में 7 बच्चे भी उब गए थे जो यहाँ आकर ऐसे खुश हो रहे थे मानो कोई खजाना पा लिया हो।
हाँ, खजाने से कम भी तो नहीं होती ये प्यार की दौलत। कभी कभी जगह का बदलाव भी हमारे मन की स्थिति को बदल देता है। आज उसे अपने मन में भी बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था। वह भी तो वहाँ सबकी चिंता करते हुए जिम्मेदारियों की बोझ तले मानो दब सी गई थी। आज उसे अपना आप समझने का अवसर मिला था, वरना तो वह अपने अंदर की सविता को कहीं भुला ही बैठी थी। रात को अंश खाने के बाद नानू के कमरे में ही पहुंच गया। नानू, आज मुझे कहानी सुनाओ, फिर मैं यहीं आपके पास ही सोऊंगा। वहाँ तो दादी मुझे कहानी नहीं सुनाती थी, बस थपकी देकर सुला देती थी। कहती है कि उन्हें कहानी नहीं आती। आपको तो बहुत सारी कहानी आती है ना? नानू ने उसके गाल को थपकाते हुए कहा। हाँ, मैं सुनाऊंगा तुम्हें कहानी, और तुम रोज कहानी सुनना और मेरे ही साथ सोना, ठीक है? अब खुश? हाँ, और वहीं से जोर से बोला, मम्मी सुना आपने? मैं अब रोज नानू से कहानी भी सुनूंगा। खूब मज़ा आएगा। सविता अपनी माँ के काम में हाथ बटाती, फिर जल्दी काम खत्म करके वह माँ की गोद में सिर रखकर खूब बातें किया करती। अपना बचपन याद करती, अपनी शादी के वक्त का समय जब माँ बाबा ने दिन रात एक कर दिया था, सब याद दिलाती। माँ भी उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए खूब आनंद से उसकी बातें सुनाती। दरअसल अपने मन का हर कोना सविता माँ के आगे ही तो खोल पा रही थी। उसके मन से सारा यादों का ढेर एक भारी बोझ की तरह उतरता जा रहा था, और वह स्वयं को हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि ससुराल में कभी वह किसी से बात करने का समय ही नहीं निकाल पाती थी, या यूं कहें कि किसी के पास उसके लिए समय ही नहीं था, न सासू माँ के पास और न पति के पास। तभी अंश चहकता हुआ आया, बोला, नानी मुझे छोटा वाला तकिया दो न, मैं नानू के साथ सोऊंगा। सविता ने कहा, बेटा नानू के साथ सोने की आदत हो गई तो वहाँ चलकर बहुत परेशानी होगी, मेरे पास आओ, सो जाओ। दोनों पैरों को उछालते हुए फिर वह इसरार करने लगा। वह मासूम, सोने दो ना मम्मी, वहाँ भी मैं आपके साथ सो सकता हूँ, पर यहाँ तो नानू होंगे ना, मुझे वहाँ तो कोई भी कहानी सुनाता नहीं है, प्लीज़ मम्मी प्लीज़। उसका मासूम चेहरा देखकर माँ बेटी दोनों के मुखड़े पर मुस्कान तैर गई। अंशिका भी खेलते खेलते सो गई थी। माँ तुम मेरे साथ ही सो जाओ ना, कहते हुए सविता ने अपनी माँ को प्यार से देखा तो वह भी मना कहाँ कर पाई। बेटी का मोह उसे भी उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने को कहता। आज कुशल के आने की बात हुई थी तो नन्हा अंश सुबह से ही अपने मामू की बाट देख रहा था। आज मैं पहली बार अपने मामू से मिलूंगा। पता है मेरे मामू इतने बड़े हैं, मेरी मम्मा से भी बड़े। मेरे मामू ने मेरे लिए खिलौने और मिठाई भी लाएंगे, वह तो मुझे घुमाने भी ले जाएंगे। हम तो बड़े वाले पार्क में घूमने जाएंगे। बालमन आज बहुत खुश था। वह पड़ोस में रहने वाली निशी को यह सब बता रहा था। निशी भी बड़े उत्साह से उसकी बातें सुन रही थी। अच्छी दोस्ती कर ली थी अंश ने उससे। शाम को जब अंश सोकर उठा तो उसने सबसे पहले यही पूछा, मामू आ गए क्या? मम्मी ने उसे सताते हुए कहा, अब तो आपके मामू कल आएंगे, फोन पर बोला है उन्होंने। नहीं जी, मेरे मामू तो अभी आएंगे, मुझसे भी बोला उन्होंने। और वह मामू को देखने घर से बाहर चल दिया। नानी ने उसे समझाया कि यूं अकेले घर से बाहर नहीं जाते छोटे बच्चे, मामू आएंगे तो बाहर तो रहेंगे नहीं, भीतर ही आएंगे ना। तब कहीं वह माना और खेल में लग गया। रात को ठीक 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो लपक कर दरवाज़ा खोलने गया और वहाँ किसी अजनबी को देखकर ठिठक गया। फिर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पूछा, आप कौन है, किससे मिलना है आपको? घुटनों के बल झुकते हुए उस अजनबी ने कहा, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो तुम अंश हो ना? हाँ, यानी आप मेरे कुशल मामू। ये मेरे मामू आ गए, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। कुशल ने अपना बैग अंदर आकर दीवार के साथ टिका दिया और अंश को गोद में लेकर खूब प्यार किया। फिर बोला, दिखाओ अब आप मेरे लिए क्या लाए हो। सविता ने उसे टोका, अंश बेटा यह क्या बात है, मामा अभी बाहर से थके आए हैं, उन्हें नहा धोकर फ्रेश तो हो लेने दो, तब वो दिखाएंगे ना तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट। तो ठीक है मामू, अब जल्दी नहा लो, जल्दी से, मुझे देखना है क्या लाए हो आप मेरे लिए। कुशल ने अंश की मासूम सूरत देखी तो उसे एक किस्सी दिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर तौलिए से अपने बाल रगड़ते हुए बाहर आया तो अंश को दरवाजे के बाहर दीवार से पीठ टिकाए पाया। उसने अंश का हाथ पकड़कर अपने बेड पर बिठा लिया और उसका गिफ्ट अपने बैग से निकालकर उसके आगे रख दिया और अंश तुरंत उससे खेलने लगा। पैकेट में एक फुटबॉल था और एक ड्राइंग बुक। अंश को दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई। वह तुरंत ड्राइंग बुक लेकर उसमें रंग भरने लगा। फिर अपने मामू को दिखाते हुए बोला, देखो मामू मैंने ठीक किया है ना।
बहुत सुंदर है। करो बेटा, जब कुछ पूछना हो तो मुझे कहना। ओके मामू। वह बहुत खुश था और सभी पृष्ठ एक के बाद एक आधे रंगीन करता जा रहा था। कुशल ने देखा तो उसे प्यार से ड्राइंग के तरीके समझाए। ठीक है मामू, अब मैं कोई पृष्ठ अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा, कहकर उसका हौसला बढ़ाया कुशल ने। कल हम इस बैट बॉल से क्रिकेट खेलेंगे। चलो अब सो जाओ। ओके मामू, कहते हुए अंश ने अपना सारा सामान समेट लिया और नानू के साथ सोने चल दिया। आज उनके घर उनके दूर के चाचा जी बहुत समय पश्चात पधारे। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने कहा, भैया भाभी, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है मुकेश? तुम्हें औपचारिकता की क्या आवश्यकता आन पड़ी? भैया, मैं कह रहा था कि आजकल तो चलो बिटिया पधारी है तो घर में रौनक है, पर जब ये अपने ससुराल चली जाएगी तो क्या आप लोग अकेलेपन को महसूस नहीं करते? कुशल भी कंपनी के काम से अधिकतर बाहर आता जाता रहता है, तो अगर उसकी शादी हो जाती तो आप लोगों का मन भी लग जाता और सेवा भी हो जाती। अब भाभी को भी तो आराम की ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी कठोर परिश्रम किया है आप दोनों ने, सविता और कुशल को लायक बनाने के लिए। हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हो, बोले थे रमाकांत जी। वैसे उसकी शादी की उम्र भी कब से हुई है, पर वह काम जमने तक इंतज़ार ही करता रहा। अब कहीं जाकर काम से सेट हुआ है तो मैं भी सोच रहा था उसकी शादी के बारे में। कोई लड़की है क्या भैया तुम्हारी नज़र में? शालिनी जी ने पूछ ही लिया। हाँ भाभी, है तो, मेरी भांजी की बेटी है, पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, घर के कामकाज भी खूब अच्छे से कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर नौकरी भी। कहो तो बात करूं। वैसे वो लोग मुझे लड़का ढूंढने को कह रहे थे एक रोज़, तब तो मेरे ध्यान में न आया, पर अभी मुझे बैठे बैठे रिश्ता सूझ गया तो सोचा पूछ ही लूं। भैया मुकेश, देखो शादी ब्याह का मामला है, कुशल से बात करके ही कुछ कह पाऊंगा। मैं अपना फैसला उस पर थोपना नहीं चाहता। अगर वो हाँ कर दे तो लड़की को दिखा देना, बाकी सब फिर ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आज तो यहीं शहर में आया था तो मिलने चला आया, फिर आऊँगा। बिटवा से पूछकर आप सिर्फ मुझे संदेश भेज देना, मैं आ जाऊँगा। अगर हाँ कहे तो बात करेंगे। ठीक है भैया, मैं आज ही बात करके तुम्हें बताता हूँ। शाम को जब कुशल अपने ऑफिस से घर आया तो माँ ने पहले उसे भोजन करवाया, फिर उसके मन की थाह लेने की गरज से उसे अपने पास बुलाया। सविता भी वहीं बैठी थी। माँ ने सविता को इशारे से बात शुरू करने को कहा। सविता ने बात का सिरा पकड़ते हुए कहा, भैया एक बात कहूँ? हाँ बोलना। भैया, अब आप शादी कर लो, माँ को भी आराम की सख्त ज़रूरत है और मुझे भाभी की। भाभी होती तो घर में तो हम कहीं घूम फिर कर आते। आपके ऑफिस जाने के बाद हम घर के काम से बचे समय में अपने मन की कहते सुनते। 4 दिन से यहाँ पर हूँ पर कहीं भी नहीं गई। माँ को भी फुर्सत ही नहीं मिलती। अब क्या करें, बस बोर होती रहती हूँ। अरे तो इस सब में शादी कहाँ से आ गई? मैं तुझे कल ही ले चलता हूँ, बोल कहाँ चलना है? तू बस एक बार हुक्म तो कर। नहीं भैया, मेरी बात को टालो मत, मैं सीरियस हूँ और आप मजाक समझ रहे हैं। अब माँ ने भी सविता का पक्ष लेते हुए हस्तक्षेप किया। ठीक ही तो कह रही है वो बेटा, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। उम्र निकल जाने तक कौन तेरा इंतजार करती बैठी मिलेगी? शादी ब्याह समय रहते हो जाए तो अच्छा है। तो माँ ढूंढ लो अपनी बहू, तू जहाँ कहेगी कर लूँगा ब्याह। सच बेटा, तैयार है तू? कह दूँ तेरे बाबा से? वह उठकर उसकी बलैया लेते हुए कहती हैं। आवाज़ देकर वह रमाकांत जी को वहीं बुला लेती हैं। क्या हुआ कुशल की माँ, काहे चिल्लाती हो भाई? अरे देखो, कुशल मान गया शादी करने को। चलो अच्छी बात है। अब मुकेश भैया को बता दीजिए कि बात करके देख लें, इसे लड़की पसंद आ गई तो देखते हैं, वरना तो कहीं और भी देखेंगे। ठीक कहती हो, करता हूँ बात। अगले दिन तड़के रमाकांत जी ने मुकेश को फ़ोन पर लड़की की फ़ोटो दिखाने की बात मुकेश को कही। उन्होंने कहा कि अगली फुर्सत में आकर फ़ोटो और सारी जानकारी दे जाना, बाकी लड़का अपनी समझ से हाँ या ना करेगा। ठीक है भैया, मुकेश ने कहा। सविता और उसकी माँ कुशल के मान जाने से बहुत खुश थे। पहले भी कई बार शालिनी जी उसे शादी की बाबत पूछ चुकी थी, पर वही मना कर देता था कि पहले मेरी नौकरी पक्की होने दो। अब वह इसलिए उससे कुछ न पूछती थी। अब कई बार उन्होंने इसलिए सविता से आग्रह करवाया था। अब तो 4 महीने पहले उसकी नौकरी भी पक्की हो गई थी। 2 दिन बाद मुकेश का फ़ोन आया कि हम कल आ रहे हैं। कुशल की चाची भी आ रही है, उसे भी आप लोगों से मिलने का बहुत मन है।
हाँ हाँ भैया लेते आओ, अच्छी बात है। बेटा कुशल, आज हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना, मुकेश चाचा और तेरी चाची आ रहे हैं आज। जैसे ही कुशल ऑफिस को निकलने लगा उसके बाबा ने आवाज़ दी। ठीक है बाबा, कोशिश करूँगा, कहकर वह निकल पड़ा। सविता ने माँ के साथ मिलकर घर के काम निपटाए और अंश और अंशिका के साथ खेलने लगी ताकि बच्चे थक कर सो जाएं। और सच में बच्चे दोपहर होते होते सो गए। तब तक शालिनी जी ने भोजन तैयार कर लिया था। दोपहर का भोजन करने के बाद वे दोनों भी सुस्ताने को बच्चों के पास ही जा लेटी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर रमाकांत जी ने बाहर निकल कर देखा तो मुकेश सपत्नीक खड़ा था। आओ आओ भैया, तुम्हें ही याद कर रहे थे, देर कर दी, क्या बात हुई? अरे आते समय जाने कहाँ से 1 किल मोटरसाइकिल के टायर में जा धंसी और पंचर हो गया। 1 किलोमीटर तक गाड़ी घसीटने के बाद पंचर की दुकान मिली, वहीं कुछ समय लग गया पंचर बनवाने में। चलो फिर भोजन कर लो। अरे भोजन तो हम करके ही निकले थे। हाँ, चाय की गुंजाइश तो है। अरे सविता बेटी, चाय चाची को बढ़िया सी चाय पिलाओ, देखो कितने सालों के बाद आई हैं हमारे द्वार। हाँ बाबा, अभी लाती हूँ। सविता चाय बनाने लगती है और माँ को अंदर भेज देती है। चाय के साथ नमकीन बारे और बिस्कुट आदि लेकर सविता भीतर आती है। वह कहती है, चाची जी आपकी गुड़िया शायद पिंकी नाम है ना, उसका विवाह हो गया? हाँ बेटी, 3 वर्ष पहले उसका ब्याह हो गया, उसके पास भी 1 वर्ष की गुड़िया है। अच्छा चाची, कैसी है ससुराल उसकी? भले लोग हैं बिटिया, पिंकी खुश है, ईश्वर हमेशा उसे खुश रखें। अच्छा आप लोग बातें करो, मैं ज़रा बाहर बच्चों को देखती हूँ। हाँ तो भैया, मैंने बात की थी अपनी भांजी से, वह लोग राज़ी हैं, मेरा बहुत लिहाज करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है जैसा मुझे ठीक लगे मैं फ़ैसला ले सकता हूँ। लाओ फ़ोटो दिखाओ तो ज़रा। हाँ मैं भी तो देखूंगी। सविता भी बात सुनकर भीतर चली आई थी। तभी कुशल भी ऑफिस से आया, हाथ पैर धोकर पानी पिया और भीतर आकर चाचा चाची के पांव छू लिए। उन्होंने फोटो में लड़की पसंद करने को कहा तो वह बोला, पहले माँ बाबा और सविता देख ले, उनकी क्या राय है, पीछे से मैं भी देख लूँगा। सविता ने देखा, लड़की लंबी गोरी और पतली है, नैन नक्श भी ठीक ही है। माँ बाबा को भी ठीक ही लगी लड़की। देखो अब तुम भी देखो बेटा, जब सबको ठीक लगी तो ठीक ही है, मैं क्या देखूं? नहीं बेटा, जीवन भर का साथ होता है, ब्याह शादी है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, मुकेश चाचा ने समझाते हुए कहा। चाचा जी, हम कहें तो बात ऐसी है, सूरज से नहीं सीरत से अच्छा बुरा देखा जाता है। जो मेरे माँ बाबा के साथ साथ घर की जिम्मेदारी उठा सकने के काबिल हो, मेरी नज़र में वही सुंदर है। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं एक बार मिलना चाहता हूँ लड़की से। ठीक है बेटा, जब तुम कहो मैं उन्हें बता दूंगा। रविवार को मेरा अवकाश रहता है, उस दिन ठीक रहेगा। अभी घर पर मिलना ठीक नहीं होगा, इसलिए आप लोग सिटी पार्क में पधारें, हम भी वहीं बैठकर बात कर लेंगे। यही ठीक रहेगा, कहकर मुकेश चाचा उठ खड़े हुए। अब हमें चलना चाहिए, इजाज़त दीजिए। चलो तो मिलते हैं रविवार को, रमाकांत जी बोले। उनके जाने के बाद अब चारों ने इस विषय पर चर्चा की और तय किया कि अगर सब ठीक रहा तो शादी 6 महीने के अंदर ही कर देंगे। देखते देखते यह 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रविवार को वह समय अनुसार सिटी पार्क में पहुंच गए। कुशल और अंश अंशिका ने जमकर मस्ती की, पार्क के इस कोने से उस कोने तक खूब दौड़े। सबसे ज़्यादा उत्साहित तो अंश था मामू के साथ पार्क आने पर। माँ और सविता क्या करना है कैसे करना है की रूपरेखा बनाने में लगी रहीं और बाबा की नज़रें बार बार मुख्य द्वार पर टोह लेती रहीं कि मुकेश के साथ लड़की और उसके माता पिता अभी तक आए क्यों नहीं। शाम के 6 बजे मुकेश आता दिखा। उसकी भांजी अपने पति और बेटी के साथ वे पार्क में आ चुके थे और मुकेश इधर उधर उन्हें ही देख रहा था। रमाकांत जी ने हाथ के इशारे से उन्हें अपनी ओर बुला लिया। वह उन लोगों को लेकर सविता और उसकी माँ के पास पहुँच गए। सविता बच्चों के साथ खेल में व्यस्त अपने भैया को बुलाने पार्क के दूसरे हिस्से में चली गई। सविता ने बच्चों के साथ रहना मुनासिब समझते हुए भैया को पिताजी के पास भेज दिया। कुशल ने आकर चाचा जी और उन लोगों को प्रणाम किया और बैठ गया। लड़की के पिताजी ने कुशल के कामकाज के बारे में जानकारी लेकर कहा कि अब आप जो भी बात करना चाहो कर सकते हो और उन्होंने बिटिया को उसके साथ जाने को कहा। वे दोनों उठकर पार्क के साथ लगते दूसरे भाग में चले गए। वहां जाकर कुशल ने सबसे पहले लड़की से उसका नाम पूछा। जी मैं अर्पिता। बैठिए, क्या आपको मैं पसंद हूँ? जी हाँ। तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? जी साइंस विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। नौकरी करना चाहोगी या? जी आवश्यक न हो तब तक नहीं।
क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह एक साथ काम करना ज़रा मुश्किल लगता है, पर अगर नौकरी करना ज़रूरी लगे तो कर भी सकती हूँ। आखिर शिक्षित होने के बाद भी ज़रूरत पर शिक्षा काम न आए तो क्या फ़ायदा। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? जी नहीं, माँ ने बताया था कि छोटा सा सुखी परिवार है और क्या चाहिए। फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बोलते बोलते कुशल चुप हो गया। आप बिना संकोच अपनी बात कहिए। हमारे यहाँ आकर बात करने का यही तो प्रयोजन है कि हम एक दूसरे की मन की बात जान सकें, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। कुशल ने फिर कहना आरंभ किया, अर्पिता जी, मैं आपसे पहले ही एक बात क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता और बहन से बढ़कर अभी तक मेरे लिए कोई भी नहीं है। कभी भी यह नहीं चाहूँगा कि मेरी पत्नी के कारण उन्हें कोई तकलीफ पहुँचे। उनके मन मुताबिक ढलना पड़ेगा तुम्हें। वो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने कभी मुझ पर कोई आँच नहीं आने दी। अब मेरा कर्तव्य है कि उन्हें कभी कोई कष्ट न आने दूं। जैसा वो चाहे तुम्हें वैसा ही करना होगा। कभी उन्हें बदलने को मजबूर मत करना। मैं बस यही चाहता हूँ। जी आप ठीक कहते हैं, मुझे स्वीकार है। उनका आशीर्वाद मिलता रहे, इतना ही काफ़ी है। तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं? अर्पिता ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी तो कुशल ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। अर्पिता ने शर्मा कर निगाहें झुका ली। वैसे एक बात और कह दूं क्या अर्पिता जी? जी जी, क्या? वह कुछ घबराई हुई। कुशल ने उसे घबराते हुए देखा तो हंसकर बोला, अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यह कह रहा था कि आप शर्माते वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं अर्पिता जी। चलो तो फिर चलें। अर्पिता भी उठ खड़ी हुई। कुशल उसे भी खूब भाया। वे दोनों अपने परिवार के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें आया देख सविता ने आंखों के इशारे से अपने भैया को पूछा कि मुलाकात का क्या नतीजा रहा। उसने भी थम्सअप की साइन देकर अपनी राय जाहिर कर दी। सविता ने ताली बजाते हुए सबको भैया की राय बता दी और अर्पिता को देखकर बोली, अब मैं आपको अपनी भाभी बुला सकती हूँ ना? अर्पिता ने निगाहें झुका ली और रोमांचित होकर मुस्कुरा दी। उसके पापा कमल किशोर जी ने जो मिठाई का डब्बा साथ लाए थे उसमें से मिठाई निकालकर सभी का मुंह मीठा करवाया और रमाकांत जी ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। शालिनी जी ने भी अर्पिता की मम्मी को मुबारकबाद दी और अब घर पर आकर टीका करने का रोकने की रस्म करने का न्योता दिया। अब हम अपने पंडित जी से मिलकर कोई अच्छा सा मुहूर्त दिखवा कर आपको बताते हैं, कहकर वे सब उठ खड़े हुए। सब अपने अपने घर को चले गए। रात के 9 बज गए थे उन्हें घर आते आते। बच्चों को भी अब नींद आने लगी थी। पार्क में खूब धमा चौकड़ी जो मचाई थी आज। जल्दी से सविता ने पहले बच्चों को रोटी और जैम खाने को दिया, फिर माँ की मदद से खाना भी बना लिया। बच्चों को नानू और मामू ने उनके बिस्तर में सुला दिया। आज तो अंश ने कहानी भी नहीं सुनी, बहुत थक गया था शायद। माँ ने खाना परोसा। सबको खाना खाते खाते और सविता को रसोई समेटते रात के 11 बज गए थे। शुभ रात्रि। अच्छा, अब कल बात करते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। कल ऑफिस भी जाना है, कुशल ने कहा। चलो सभी सो जाओ। ठीक है, कल ही बात करते हैं। शालिनी देवी भी कहते हुए लाइट्स ऑफ करके लेट गईं, पर सविता को नींद नहीं आ रही थी। वो तो कुछ और ही सोच रही थी। उसकी सोच में अपना घर परिवार घूम रहा था। वह सोच रही थी कि अब जाने कब घर से सासू जी का बुलावा आ जाए, फिर तो उसे जाना ही होगा। उसे मायके आए 10 दिन हो गए थे, पर ये वक्त कैसे फुर्र से उड़ गया उसे तो पता ही नहीं चला। वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो 7 साल के बाद उसे मायके आने को मिला था। अब 6 माह तक शादी की बात हुई तो दोबारा आना होगा। क्या मुझे भेज देंगी सासू माँ? यही सोच सोच कर वह परेशान सी हो रही थी। वह अपने भाई के विवाह के सारे चाव पूरे करना चाहती थी। शादी की हर एक तैयारी स्वयं करना चाहती थी, पर ऐसा संभव न हो शायद। यही सोच सोचकर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। करवटें बदलते उसने रात बिताई। सुबह के समय आंख लगी तो जागने में कुछ देरी हो गई। सविता सुबह सोकर उठी तो देखा माँ तो आज सबसे पहले उठी हुई हैं। बोली, माँ आज आप जल्दी क्यों उठ गईं? अरे मैं जल्दी नहीं जगी, बल्कि तुम देर तक सोती रही हो, कहकर हंस दी शालिनी जी। सविता ने चौंक कर घड़ी की ओर देखा तो सच में आज वह पूरा 1 घंटे देरी से जगी थी। ऐसा होना लाजमी था क्योंकि उसे सुबह के समय ही तो आंख लगी थी। वह उठकर स्नान करने चली गई। कुशल का चाय नाश्ता तैयार था, वह भी नाश्ता करके ऑफिस चला गया। जब नहा कर निकला तो उसका मोबाइल बज उठा। लपक कर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। फ़ोन अंशुल का था। हाल समाचार जान लेने के बाद सविता ने कुशल भैया के लिए रिश्ता आने की बात उसे बता दी। वह भी बहुत खुश हुआ। अब सविता ने अपनी चिंता भी उसको बताई। वह बोला, कल की चिंता में अपना आज खराब मत करो, जो होगा अच्छा होगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं माँ से बात कर लूँगा। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। अंशुल ने बताया कि वैसे तो उसने अब कई बार 1 महीने तक तुम्हारे वहाँ रहने की इजाज़त उसने माँ से ले ली थी, पर अगर तुम अब की बार जल्दी घर आ जाओ तो खुश होकर माँ तुम्हें दोबारा जल्दी वहाँ भेज सकती हैं। मैं भैया का रोका होने के बाद आ सकती हूँ, फिर मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करती हूँ, तुम आगे माँ से पूछ लेना। ठीक है। फ़ोन कट गया था। मुकेश चाचा ने दोपहर में फ़ोन करके आने वाली पूर्णिमा को रोका करने की सूचना रमाकांत जी को दी। जी, पूर्णिमा को तो 4 दिन ही बाकी हैं। चलो ठीक है, हम रोका कर देते हैं, फिर शादी की तैयारियां करने को समय भी मिल जाएगा, माँ ने कहा। चंद लोगों की उपस्थिति में रोके की रस्म करने का विचार है हमारा, तुम दामाद जी को भी बुला लेना, बाबा ने कहा तो सविता बहुत प्रसन्न हुई। बाबा, मैं अपने भैया की शादी की शॉपिंग, भाभी के कपड़े, जेवर, एक एक चीज़ खुद पसंद करके लाना चाहती हूँ, इसलिए रोके के बाद मुझे आप विदा कर दीजिए ताकि शादी की तैयारियां करने में फिर जल्दी से आ सकूं। सही कहती हो बेटी, अब सब तुम दोनों को ही संभालना है। दामाद जी रोके के बाद तुम्हें लेकर जा सकते हैं, मैं उनसे बात भी कर लूँगा ताकि तुम फिर आ सको। कुछ ज़रूरी तैयारियों के साथ साथ सविता की ससुराल में भी न्योता दिया रमाकांत जी ने। अंशुल अपने पिताजी के साथ नियत समय से पूर्व ही आ गया। उसने भी मेहमानों की देख रेख करने से लेकर छुटपुट काम संभाल लिए। रसोई का काम सविता ने संभाल लिया। बच्चे आज नाना नानी के साथ साथ पापा और दादा दादी के सानिध्य में बहुत खुश थे। शाम 6 बजे तक रोके की रस्म करके अर्पिता के परिवार वाले लौट गए। अब रमाकांत जी ने सविता के ससुर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अगर वे लोग शादी की तैयारियां करने के लिए सविता को ज़रूरत पड़ने पर यहाँ भेज दिया करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अब नए ज़माने के बच्चों की पसंद नापसंद के बारे में वे ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। उन्होंने उनके जुड़े हुए हाथों को थामकर आश्वासन दिया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी कभी कभार सविता आती रहेगी, वे चिंता न करें। अब हम दोनों परिवार अलग नहीं हैं। 6 माह बाद का कोई शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि आपको बता देंगे समधी जी। तब आप सभी को हमारे घर पधारने का कष्ट करना होगा। अभी अगर आप चाहते हैं तो सविता को ले जा सकते हैं। समधन जी को हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा कि उन्होंने हमारी बेटी और बच्चों को हमारे साथ समय बिताने का अवसर दिया। कोई बात नहीं, अभी रात हो चुकी है, हमें निकलना होगा। अंशुल भी सुबह ऑफिस के लिए निकलेगा। सविता को वह रविवार की छुट्टी के दिन आकर ले जाएगा, कहकर वे वहां से विदा लेकर चले गए। सविता भी बहुत खुश थी कि उसकी आशंका निर्मूल थी। उसके पापा और ससुर जी ने बड़ी समझदारी से बात को संभाल ली थी। वह व्यर्थ ही चिंता कर रही थी। रात को उसे मन में शांति होने के कारण अच्छी नींद आई। अब वह अपने वापस जाने की तैयारी में लग गई। अंश बोला, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो जाओ, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सविता ने समझाया, बेटा जाना तो होगा, जाएंगे नहीं तो मामा की शादी में आएंगे कैसे? जब जाएंगे तभी तो आएंगे। घर जाकर आपने छुट्टियों में करने के लिए मिला गृह कार्य भी तो करना है, और दादी माँ ने आपको जल्दी लौटने को भी तो बोला था ना। अगर आप आनाकानी करोगे तो अगली बार वो भेजेंगी ही नहीं, इसलिए अच्छे बच्चे बनकर घर चलने की तैयारी करो। ठीक है माँ, पर मामू की शादी में आऊँगा तो जल्दी वापस नहीं जाऊँगा, पहले ही बोले दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि जल्दी जाना है। ठीक है मेरे गुरुजी, कहकर सविता हंस दिया और साथ साथ सारे लोग भी। 2 दिन तक खूब लाड दुलार जताकर शालिनी जी ने अपनी बिटिया और बच्चों को दामाद जी के साथ भरे मन से विदा कर दिया। उनके जल्दी लौट कर आने की आशा के साथ अब उन्हें बहुत सारे काम निपटाने हैं। कपड़े जेवर की खरीदारी, विवाह स्थल और हलवाई एवं डेकोरेटर की बुकिंग वगैरह। इंतज़ार तो तारीख पक्की होने का था, क्योंकि तारीख जाने बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। कुशल ने कहा, माँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सब कर लूँगा। आप पंडित जी से मिलकर तारीख निकलवाओ, फिर मैं देखता हूँ। रमाकांत जी ने पंडित जी को घर पर ही बुला दिया। उन्होंने शाम को आने की बात कही। शाम को कुशल घर पहुंचा तो पंडित जी बैठक में बाबा के साथ विराजमान थे। माँ उनके लिए चाय बना रही थी। तू आ गया बेटा, चलो अच्छा हुआ, मैं तेरे लिए भी चाय रखती हूँ। पंडित जी भी अभी कुछ देर पहले ही पधारे हैं। ठीक है माँ, कहकर वह भी अंदर चला गया। पंडित जी के चरणों स्पर्श करके वहीं बैठ गया। चाय पीकर पंडित जी ने दोनों की कुंडली देखकर बताया कि कन्या के आने के बाद आपका भाग्योदय हो गया। उसके कदम इस घर के लिए अति शुभ हैं। इनकी ग्रह दशा के अनुसार मार्गशीर्ष माह की 24वीं तिथि सर्वोत्तम है। बाकी सब ईश्वर भली करेंगे। माँ ने पंडित जी को शगुन की राशि भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। रमाकांत जी ने मुकेश को फ़ोन करके विवाह की तिथि लड़की वालों को बताने को बोल दिया,
ताकि वे भी अपनी तैयारियां आरंभ कर सकें, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए कुछ समय लेना ही पड़ता है। एकदम से कुछ भी संभव नहीं होता। कुशल ने भी अपनी डायरी में सिलसिलेवार कहाँ कहाँ कब और कौन सी बुकिंग करनी है एक लिस्ट ब्यूरट सहित नोट कर ली। अब अधिकतर कार्य फ़ोन पर ही निपटाए जा सकते थे। सारी परेशानियां व्यवस्थित तरीके से कार्य करने पर हल हो गई थी। जो कार्य फ़ोन पर नहीं हो सकते थे वो सब बाबा के सहयोग से करने थे। कुछ जगह बाबा तो कुछ जगह कुशल स्वयं जाकर उन कार्यों को मूर्त रूप देने में जुटे थे। माँ ने सविता के ससुराल वालों को भी विवाह की तिथि बताने को बोला तो उसने अंशुल को फ़ोन पर सूचना भेज दी। बाद में सविता को फ़ोन करके शॉपिंग के लिए आने का समय भी ले लिया। 1 माह के बाद सविता 2 दिन के लिए आई और तमाम इंतजामात भैया के साथ मिलकर कर दिए। फिर अगले महीने आने का वादा करके वापस चली गई। माँ ने ज़रूरी सामानों की लिस्ट बनाकर रख ली और बेटी के आने तक छोटे मोटे काम निपटा लिए। अगले माह वह आने वाली ही थी कि उसकी ननद कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई। सासू माँ ने कहा कि वह बाद में चली जाएगी। ठीक है, मैं माँ को कह देती हूँ कि बाद में आऊँगी। माँ ने भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों बाद आ जाना, अभी समय है हमारे पास। लगभग 15 दिन बाद आज फिर वह मायके आई। भैया उसे लिवाने आ गए थे। घर पहुंचकर माँ ने अपनी बनाई लिस्ट उसके सामने रख दी। माँ, हम पहले कपड़े की खरीदारी कर लेते हैं, सिल कराने में भी समय जाएगा और कई बार फिटिंग में कोई दिक्कत आ जाती है तो ठीक करवा सकते हैं। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, पर मैं तो सुनार से जेवर खरीदना चाह रही थी। नहीं माँ, बहुत दिनों तक घर में जेवर रखना रिस्की हो सकता है। शादी वाला घर है, हमें कई बार घर बंद करके भी जाना पड़ सकता है। जेवर सबसे बाद में, कुछ दिन पहले ही खरीदे जाएंगे। सविता की माँ, हमारी बेटी समझदार है, वह सही कह रही है। अभी तुम कपड़ा लत्ता ही खरीदो और हाँ, कपड़ा खरीदते वक्त कोई कंजूसी मत करना, जो पसंद आए वही लेना। ठीक है जी। वे दोनों शहर की प्रसिद्ध मार्केट के सभी के लिए शॉपिंग करती हैं और सबके लिए बढ़िया कपड़े खरीद कर लाती हैं। दुल्हन के जोड़े पर तो सब लट्टू ही हो गए। माँ, इसे पहनकर मेरी भाभी किसी अप्सरा से कम नहीं लगेंगी। ऐसा खूबसूरत लहंगा चुनरी तो मैंने भी कभी पहले नहीं देखा। और माँ, आपकी वाली साड़ी भी बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह। और तुम्हें अपना पार्टी गाउन और साड़ी पसंद आए या नहीं? बहुत पसंद है माँ, सच में आप कितनी अच्छी हो जो सबकी पसंद का ख्याल रखती हो। भैया की शेरवानी भाभी की ड्रेस से मैच कर रही है, यह बात तो मैंने अब नोटिस की। अरे हाँ, सच में। और हाँ बाबा, अपने कपड़े तो देखो कैसे हैं, तुम सब पसंद करके लाए हो तो बढ़िया ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों को भी अपने कपड़े बहुत पसंद आए। अब बहुत सारी तैयारियों को करने की सलाह करते हुए फिर आने की बात कहकर अगले दिन वह चली गई अपने ससुराल। अब उसे विवाह के कुछ दिन पहले ही आना था ताकि जेवर आदि खरीद सके। माँ, तब तक तुम घर का पेंट, डेकोरेशन, वेडिंग कार्ड आदि छपवा लीजिए। अब मैं आ जाऊंगी तो बांटने चलेंगे। दूर भेजने वाले कार्ड आप पहले भेज दीजिएगा। उसने माँ को जैसा निर्देश दिया था, माँ ने सब व्यवस्था वैसी ही करने की पूरी तैयारी कर ली थी। सविता अपनी सासू माँ और परिवारजनों से अपने भैया की शादी में चलने का आग्रह करती है और स्वयं कुछ दिन पूर्व जाने की इच्छा जाहिर करती है। सासू माँ कहती हैं कि तुम वहाँ बीच बीच में जाकर उनकी मदद तो कर रही हो, अब कुछ दिनों पहले क्यों, तुम भी हमारे साथ ही चलना। यह सुनकर वह उदास हो जाती है। उसके ससुर जी उसका उतरा चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि कोई तो बात है, वरना हमेशा खुश रहने वाली सविता यूं ही तो चुप नहीं रख सकती। तभी फोन पर उसकी ननद बनीता बताती है कि वह आज हफ्ते भर के लिए मायके आ रही है। सविता उसकी पसंद का भोजन बनाने के लिए किचन में चली जाती हैं। सासू माँ उसे रसोई का काम समझा कर कि क्या बनेगा आंगन में आ बैठती हैं। दोपहर में जब उसकी ननद अपने पति के साथ घर आती है तो अपनी भाभी को रसोई घर में व्यस्त पाती है। वह अपनी माँ के पास कुछ देर बैठकर भाभी के पास चली आती है। सविता तब तक उनके लिए चाय बनाकर बाहर ही आ रही थी। वह मुस्कुराकर अपनी प्यारी ननद का स्वागत करती है और भीतर चलकर उन दोनों से जलपान करने का आग्रह करती है। आज अपनी भाभी को उसने उदास देखा तो बस पूछ ही लिया, भाभी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसने नोटिस किया कि हरदम चहकती रहने वाली सविता भाभी आज हाँ हूँ में उत्तर दे रही थी। जब कुछ देर बाद सविता के नंदोई वापस चले गए तो ननद रानी ने पूछा, भाभी आपके भैया की शादी की तैयारियां पूरी हो गई? तब सविता ने बताया कि लगभग पूरी ही है, कुछ काम बाकी है बस। तो फिर कितने दिन पहले जा रही हो भाभी? अब तो 1 महीना ही है ना शादी में। सविता ने कुछ उत्तर न दिया, पर भाभी के चेहरे की उदासी बढ़ गई थी।
यह बात उससे छिप न सकी। उसने भाभी को बार बार पूछा पर उसने कुछ न कहा। शाम को कुशल भी घर आ गया। सविता चुपचाप सब काम करती जा रही थी, बस शांत थी। पति को भी उसने कुछ ना कहा तो उसने चाय पीते पीते माँ से पूछ ही लिया कि आज सविता को क्या हुआ है। माँ ने कहा कुछ नहीं, यूं ही पता नहीं क्यों आज चुप सी है। माँ कोई तो बात होगी, वरना वह हमेशा हर हाल में मुस्कुराना नहीं भूलती। तब कुशल ने अपनी पत्नी से कहा, तुम शादी की तैयारियों में इन दिनों बहुत दौड़ भाग करती हो, शायद इसलिए थक गई हो। अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। घर और बच्चों के सब काम भी करती हो और आजकल मार्केट के भी चक्कर ज़्यादा लगा रही हो। चलो थोड़ी देर को आराम कर लो। आज तो वनीता भी यही है तो वह किचन संभाल लेगी। वनीता ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं हूँ ना, कोई चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी। आपको आराम की ज़रूरत है, मैं हफ्ते भर के लिए यहीं हूँ तो थोड़ी मदद तो कर ही सकती हूँ। माँ ने सुना तो कहने लगी, वनीता तो अब इस घर में कभी कभी ही आती है, शादी के बाद तो मेहमान है वह, उससे काम करवाएंगे क्या? माँ यह क्या कह रही हो? कुशल और वनीता थोड़ा चौंक जाते हैं। कुशल बोला, उसकी शादी को साल भर हो गया, अब वह नई नहीं है, घर के काम में मदद कर सकती है। उसने कहा तो वनीता ने भी माँ को समझाया कि माँ मैं अपने ससुराल में प्रसन्न हूँ, पता क्यों? मेरी सासू माँ मुझे कई बार यहाँ भेज देती हैं ताकि मुझे मायके की याद न सताए। जब मैं वहाँ होती हूँ तो मेरे घर के कामों में मेरी मदद करती हैं। उन्होंने मुझ पर जिम्मेदारियाँ डाली तो है पर थोपी नहीं है माँ। जब मेरी ननद वहाँ आती है तो हम मिलकर सहेलियों की तरह काम भी करते हैं, बातें भी। पर आप भाभी को मायके भेजने से भी गुरेज करती हो और जब मैं उनके निकट जाना चाहूँ तो उन्हें काम में लगा देती हो या मुझे बुला लेती हो। मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की पर आपसे डर गई। माँ वह भी मेरी तरह किसी की बेटी हैं, उनको भी अपने मायके का मोह होगा जैसे मुझे है। अगर मेरी ससुराल के लोग मुझे इतना प्यार से ना रखते तो मैं भी उनका सम्मान ना कर पाती। लेकिन भाभी बिना किसी प्रतिफल के हम सबका कितना मान करती हैं, तो क्या उनकी मुश्किल में साथ देना हमारा फर्ज नहीं? वह तो तुम्हारे व्यवहार की कभी शिकायत भी नहीं करती। अब आप बताइए, आज मेरे घर आने से पहले आपने कुछ कहा था क्या उन्हें? वह मुझे बुझी बुझी सी क्यों लगी? हाँ, उसके आने से पहले ही मायके चले जाने की बात पर मैंने उसे टोका था कि तुम भी हमारे साथ ही चलोगी, तो वह चुप हो गई और तो कोई बात नहीं हुई थी। वनीता का इस प्रकार अपनी भाभी का पक्ष लेना उसकी माँ को अखरता है, पर कुशल के भी मूड को देखकर वह कुछ नहीं बोली। वनीता जबरदस्ती भाभी को उनके कमरे में छोड़ आती है और रसोई का सारा काम जल्दी से निपटा लेती है। सविता को आज आराम करके कुछ अच्छा लगा। वनीता ने भोजन के बाद भैया भाभी के पास बैठकर कुछ समय बिताया। फिर वह उन्हें जल्दी सो जाने की हिदायत देकर माँ के पास चली गई। माँ ने कहा, क्या बात है वनीता, तुम तो अब की बार बहुत बदली हुई हो। भाभी से खूब हमदर्दी हो रही है, पहले तो तुम ऐसी न थी। वनीता ने माँ के पास बैठते हुए माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से माँ की आंखों में झांकते हुए उनकी गोद में लेट गई और बोली, माँ मैं अब जो भी कहूँगी वह ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। भूल जाओ कि सविता तुम्हारी बहू है, एक बार मान लो कि उसकी जगह मैं हूँ। अगर मेरे साथ सब कुछ वैसा ही हो जैसा भाभी के साथ होता है, मेरा मतलब यह नहीं है कि उनके साथ बुरा होता है, मगर मैं अगर सारा दिन काम में लगी रहूं, मेरी इच्छा अनिच्छा से किसी को कोई सरोकार न हो, मैं अपने भाई की खुशी में शामिल न हो पाऊं, तो बुरी तरह थकी होने के बाद भी कोई मुझे बैठ जाने तक को न कहे, तो माँ सच कहना आपको कैसा लगेगा? उसे शादी करके 8 साल होने को आए, कभी तुमने एक माँ बनकर प्यार किया, उसकी ज़रूरतों को समझा और उसने कभी तुम्हारी सेवा में कोई कमी आने दी? नहीं ना। तो माँ, उसको माँ का प्यार देने क्या कोई बाहर से आएगा? जितना प्यार तुम मुझे करती हो उसका आधा भी अगर भाभी को करोगी तो खुशियाँ इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। हम बेटियाँ पराया धन कहलाती हैं, वक्त पड़ने पर अपने ससुराल के साथ खड़ी रहेंगी, पर अब वो इस घर की सदस्य हैं। हर बुरे वक्त में आप लोगों के साथ रही हैं और रहेंगी, तो फिर भेदभाव क्यों? उसे अपने बेटी की तरह अपना कर तो देखो, वो हमसे पहले आपके लिए हर दुख सह लेगी हंसते हंसते। वनीता ने कहा, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब आप क्या समझेंगी क्या नहीं मैं नहीं जानती, पर यह जरूर चाहूँगी कि अपनी दकियानुसी सोच को छोड़कर ज़माने के साथ आगे बढ़ो, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा चलो अब रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ, कहकर वह सो जाती है। सुबह सोकर उठी तो अपेक्षाकृत सविता का तनाव कम था। आराम करने से उसे मानसिक शांति मिली थी और पति और ननद की सहानुभूति भरी बातों से सुकून, वरना तो वह सदैव स्वयं को अकेला पाती थी और अक्सर तनाव में आ जाती थी।
किसी से वह अपनी पीड़ा कभी बांटती जो नहीं थी। पीड़ा बांटी भी तो उसी से जाती है जो सामने वाले का दर्द समझे। आज पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी। उठने के बाद भी लेटे हुए वह यही सब सोचकर सुकून का अनुभव कर रही थी। अंशुल वॉशरूम में थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सविता ने उठकर दरवाजा खोला तो सासू माँ ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, अब कैसी तबीयत है बेटी? सविता सासू माँ का मुंह ही ताकती रह गई। उसे उनसे ऐसे प्रश्न की उम्मीद जो नहीं थी। माँ ने हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बिठाया और बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरी गुनाहगार हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ना बेटा, कह लेने दे। मैंने हमेशा तुझ पर एक सास की तरह हुक्म चलाया है, पर तुमने कभी भी पलटकर कुछ नहीं कहा। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। तुझे अपने भाई की शादी में सच में जल्दी जाना चाहिए। तू वहाँ 10 दिन पहले चली जाना और बाद में भी सारे काम निपटा कर ही आना। अगर तू नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा वहाँ की जिम्मेदारियाँ? और तुझे यह सब संभालना भी तो उन्हीं लोगों ने सिखाया है, और आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत भी है, तो तुम वहाँ अवश्य चली जाना। देखो ना तुम्हारी तो चाय भी ठंडी हो गई। अंशुल भी नहा कर आता ही होगा। तुम दोनों बाहर ही आ जाओ। आज हम सब मिलकर चाय पीते हैं। यह ठंडी हुई चाय मैं ले जाती हूँ। और वह सविता के सिर पर अपनी ममता का हाथ रखकर चली जाती हैं। आज तो मानो सविता को मुँह मांगी मुराद मिल गई थी, और यह चमत्कार हुआ था वनीता के समझाने से। तभी अंशुल भी बाहर आते हुए मुस्कुराया और उसने सविता को आलिंगन में भर लिया। वह बोला, मैंने सब सुन लिया है, बधाई हो तुम्हें, आज यहाँ भी माँ मिल गई। आज घर में फिर से रौनक लौट आई थी। सविता चहकते हुए यहाँ से वहाँ घूम रही थी। सारे घर में उसने अपनी जगह तो पहले ही बना ली थी। आज तो उसे सासू माँ के दिल में भी जगह मिल गई थी। तभी वनीता ने अपनी माँ के हाथों पर ताली देते हुए कहा, ये बात हुई ना? बताओ तो जरा, कौन है वो, बहू या बेटी? सासू माँ ने भी पूरे उत्साह से कहा, बेटी। वनीता अपनी भाभी के गले लग जाती है और सविता उसे बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आज परिवार में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी है। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।